एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के अंदर। जैसा कि हमने आपको बोल रखा है, शाम को 7 बजे तो सीएमए का रिवीजन, इसी सीरीज में वेडनेसडे का दिन और कॉस्टिंग का रिवीजन। हम आगे बढ़ने से पहले अपने एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं। एक ऑफर हमारा चल रहा है जस्ट बिफोर द प्राइस हाइक ऑलरेडी अनाउंस्ड है, लेकिन आप उस प्राइस हाइक को बीट करते हुए करंट प्राइस पर और उस पे भी कुछ कंसेशन पाते हुए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों ग्रुप्स अलग अलग देना चाहते हैं, देन यू मस्ट टेक फॉर 18 मंथ्स। बट अगर आप मई में ही दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, देन यू शुड टेक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, इसमें आप दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए। 31 अगस्त यानी कि आज का दिन इज द लास्ट डे, और ये सब्सक्रिप्शन हमारा ओपन है 11:59 PM तक, यानी कि 12 बजे से पहले। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सचिन जी लाइव, इसको यूज करके यू विल गेट द ऑल बेनिफिट्स। नाउ इट इज अ टाइम टू मूव ऑन, और आज हम अपने मटेरियल चैप्टर के रिवीजन को कंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग आपके साथ सीखेंगे प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिसीव। जैसे हम बाहर से जब कोई मटेरियल खरीदते हैं तो उसकी प्राइसिंग हम लोग करते हैं। अब वो प्राइसिंग कैसे करें? देखिए, मटेरियल खरीदते हुए हम सबसे पहले दुकान वाले को पैसे देते हैं, फिर उस मटेरियल को लाने का भाड़ा होता है, कई बार ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होता है। ये सब खर्चे मटेरियल कॉस्ट का क्या पार्ट बनते हैं कि नहीं बनते? कई बार कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो लॉस हो जाता है ड्यू टू नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल एबनॉर्मल की वजह से कई बार कुछ मटेरियल का लॉस हो जाता है, तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये चीज भी हमें यहाँ देखनी और समझनी होगी। इसके अंदर हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर लेते हैं, कौन सी इंक्लूड करते हैं, छोड़ते हैं। डेट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कॉन्सेप्ट। आप मेरे साथ अब से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे जब हम बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो एक पॉलिसी बनी होती है बाजार में, सभी लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जिससे हमने खरीदा उसने भी हमें डिस्काउंट दे दिया, उस डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर बल्क में खरीदते हैं तो कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है। इनफैक्ट हम जिस बिजनेस के अंदर है तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग भी क्वांटिटी में खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, तो इस वजह से इस डिस्काउंट को भी हम अपनी कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब है अगर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो दुकान वाला हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। इस डिस्काउंट को हम अपनी कॉस्ट से माइनस नहीं करते, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ हमें मिला है, बाकी लोग क्रेडिट पे खरीदते हैं आमतौर पे बिजनेस साइकिल के अंदर। दैट इज व्हाई वी इग्नोर द कैश डिस्काउंट। इसके बाद होता है सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव्स। कई बार हमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर वेंचर के अंदर हैं, कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसको भी हम कॉस्ट से माइनस करके अपनी मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अब मटेरियल को लेकर आ रहे हैं, रास्ते में टोल प्लाजा पड़ गया तो वहां टोल टैक्स पे किया, उसको भी हम अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। इसका मतलब ये है अगर आप परचेज के ऊपर जीएसटी पे करते हैं तो ऐसे में अगर क्रेडिट मिलता है तो आप इग्नोर कर देंगे बिकॉज आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है, और अगर क्रेडिट नहीं मिलता देन यू विल एड इट बिकॉज इट विल बिकम द कॉस्ट। बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का मतलब है जब भी हमने कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करी है, जैसे कोई मटेरियल बाहर से मंगाया तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो भी ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। डेमरेज, हमने डिलीवरी थोड़ी लेट ली है अपने गुड्स की, तो ट्रांसपोर्टर कहता है इतने दिन से मैं आपके सामान की रख रखाव कर रहा था, मेरे को कुछ पैसे दो। उस डेमरेज को भी हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा सिर्फ हमारा हुआ है, कॉम्पिटिटर का नहीं हुआ। अगर हम उसको ऐड करें तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमसे सामान कोई नहीं खरीदेगा। डिटेंशन फाइन चार्जेस, जब सामान आ रहा था तो मान लो ट्रक वाले ने
कोई रेड लाइट जंप कर दी, कोई एक्सीडेंट कर दिया, इसकी वजह से हमारा सामान डिटेन हो गया, छुड़वाने के लिए पैसे दिए, इस कॉस्ट को भी हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑफ एबनॉर्मल नेचर। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, दैट पेनल्टी वी शैल इग्नोर। इंश्योरेंस चार्जेस, कोई ट्रांजिट इंश्योरेंस कराया है जिससे रिस्क की कवरेज हो सके, वो ऐड हो जाएगा। कमीशन ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग द मटेरियल, वो भी ऐड हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ट्स, वो भी ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कुछ कंटेनर्स रिटर्नेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गैस सिलेंडर जो होता है वो वापस करते हैं, रिफिल होकर आता है, दैट इज अ रिटर्नेबल। इसी तरह से 25 लीटर का जो पानी का जार होता है बिस्लरी का, वो भी सप्लायर वापस ले जाता है और रिफिल करके देता है। तो रिटर्नेबल अगर कंटेनर है तो उसकी कॉस्ट ऐड नहीं करते, बट अगर नॉन रिटर्नेबल है जैसे कोको कोला का केन हो गया या पेट बॉटल हो गई, ये सब पैकिंग हम अपने पास रखते हैं, इसकी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। कई बार सप्लायर हमसे पैकिंग का किराया लेता है, जैसे वो कहता है आप सामान ले जाओ पैकिंग के साथ एंड यू डिपॉजिट 500 रुपीज। जब हम वापस देने के लिए आते हैं तो वो कुछ किराया काट के डिफरेंस दे देता है, लेट से उसने 300 रुपये वापस कर दिए, तो 200 रुपये जो उसने अपने पास रखा वो हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। शॉर्टेज, चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, जो भी उसके यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी से माइनस होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका स्क्रैप कॉस्ट से माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉस है तो उसका कॉस्ट माइनस होगा। इसके बाद जो भी अमाउंट अराइव होगा उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द प्राइस पर यूनिट ऑफ द मटेरियल। कुछ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में हमारे पास, इसको यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही स्टडी मटेरियल में आया है, बट उसके पहले ये आरटीपी में डाल दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को एक बारी मैं आपके साथ देख रहा हूँ, आप कनेक्ट कीजिएगा अब से। इलस्ट्रेशन 1 है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, पेज 2.14, आप कनेक्ट कर सकते हैं अब से। एसकेडी कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी परचेज मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब जीएसटी क्रेडिट की चेन टूट जाएगी, जिससे खरीदा वो रजिस्टर्ड है बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्रेडिट बगैर रजिस्ट्रेशन के तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब जीएसटी इनकी कॉस्ट बन जाएगी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स, एक लॉट की कॉस्ट हमें दे रखी है। सबसे पहले लिस्टेड प्राइस, दिस इज द एमआरपी, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये माइनस हो जाएगा। सीजीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल, जो सीजीएसटी है वो हम 45,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 50 में से 10 माइनस करने के बाद। कैश डिस्काउंट वी विल इग्नोर। फ्रेट एंड इंश्योरेंस वी विल ऐड, टोल टैक्सेस पेड वी विल ऐड, डैमेज को हम इग्नोर कर देंगे, कमीशन पेड ऑन परचेज ये ऐड हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, अमाउंट रिटर्न, इन दोनों में से डिफरेंस 2000 ऐड हो जाएगा। अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। यहाँ पे एक फ्लॉ है, देखिए आपने अभी तक का टोटल किया, उसमें अदर एक्सपेंस आएंगे और यहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। अब कुछ बच्चे 2% इसका निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत है, एक्चुअली अदर एक्सपेंस मिला के ही टोटल कॉस्ट आती है, तो आपको जो 2% निकालना है वो इस वाली फिगर का निकालना है। सो लेट्स टेक दिस एज 100, ये 100 है और इसका 2% अदर एक्सपेंस हो गया और रेस्ट जो बचा वो टोटल कॉस्ट है, डेट इज 98। नहीं मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, प्लीज ये फिगर 100 है, इसका 2% अदर एक्सपेंस और ये कॉस्ट 98%। तो आप क्या करेंगे, जो भी टोटल यहाँ पर आया है उस टोटल को यहाँ रखिए, उसको 98 से डिवाइड कीजिए इंटू 100, यहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी एंड यू कैन टेक अदर एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर। 20% मटेरियल शॉर्टेज है ड्यू टू नॉर्मल रीजन, आई थिंक उसका कोई स्क्रैप तो हमें दे नहीं रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस की वजह से हमारा कुछ भी इनफैक्ट रिकवरी नहीं हुई, वो तो वैसे भी जीरो होना है। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज टू एसकेडी। जब हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में डिवाइड 800 से करेंगे, क्योंकि 1000 यूनिट्स है, 20% क्वांटिटी लॉस हो गई। वैसे अगर ये एबनॉर्मल लॉस भी होता तब भी हम क्वांटिटी तो 200 ही माइनस करते। एबनॉर्मल लॉस में यहाँ जीरो की बजाय कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती है और नॉर्मल लॉस के अंदर स्क्रैप माइनस होता है। कॉस्ट कैसे आती,
जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है, आप कहिए ये 1000 यूनिट्स की है इंटू 200 की कितनी, तो वो कॉस्ट आ जाता है एबनॉर्मल लॉस का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, एबनॉर्मल की कॉस्ट। ये एबनॉर्मल का क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल का था। ये भी एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे दे रखा है। An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides you the following information. केमिकल A है 10,000 kg एट द रेट 10, केमिकल B है 8,000 kg एट द रेट 13, BCD 10%, credit not allowed, railway freight total cost. A shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakage. You are required to compute the rate per kg of each chemical, assuming a provision of 2% for further deterioration. देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो केमिकल दे रखे हैं ए और बी। कॉस्ट यहाँ 1 लाख और यहाँ 1,04,000। इसके बाद BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, क्रेडिट नॉट अलाउड, ये 10,000 आ गया और ये 10,400 आ गया। जो रेलवे फ्रेट है वो 3840 है। इसको हम क्वांटिटी की रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि 10:8, क्योंकि जो वेट ज़्यादा है उसका फ्रेट ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज कम लगेगा। ये रेलवे फ्रेट हो गया। इसके बाद कुछ शॉर्टेज हुई है ड्यू टू नॉर्मल रीजन, तो माइनस शॉर्टेज। इसका तो वैसे भी कोई स्क्रैप है ही नहीं, इग्नोर कर देंगे। कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, प्रोविजन 2% फॉर फर्दर डेटोरेशन। यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जो क्वांटिटी हमें दे रखी है वो कितनी है, 500 और 320। यहाँ से हम माइनस करेंगे शॉर्टेज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। क्वांटिटी इज 10,000 एंड क्वांटिटी इज 8,000। यहाँ से हम शॉर्टेज माइनस करेंगे। शॉर्टेज हमें दे रखा है 500 एंड 320, 500 एंड 320। क्वेश्चन कहता है ये तो हो गया शॉर्टेज। इसके बाद हमने एक प्रोविजन और बनाया है। वो प्रोविजन क्या है, 2% फर्दर डेटोरेशन। ये भी नॉर्मल लॉस है, क्योंकि इसका हमें पहले से पता है। जिस लॉस का हमें पहले से पता होता है उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो एक तरह से अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ फर्दर डेटोरेशन 2%, तो 9500 इंटू 2%, 7680 इंटू 2%। फर्दर का मतलब है अब जो नेट फिगर आई है उसका 2% निकलेगा, जो नेट फिगर आई है उसका 2% निकलेगा। तो आप यहाँ से 2% निकाल रहे हैं, ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वांटिटी आ गई और ऊपर कॉस्ट है तो पर केजी रेट निकल आएगा। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। At what price per unit would part number A32 be entered in the store ledger if following invoice was received? ये तो कॉस्ट है, ऑब्वियसली इसको लेंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ये फिगर आ गई। IGST का क्रेडिट पीछे चेक करते हैं। पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल, ये तो ऑब्वियसली प्लस होगा। ये चीज़ें तो प्लस होंगी। IGST का एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका क्या रूप दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन, इसको तो इग्नोर कर देंगे बिकॉज कैश डिस्काउंट का बेनिफिट हम कस्टमर को पास ऑन नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इसका मतलब हम इनपुट क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं। हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी, अगर हम टेक का टोटल करें तो 850 आता है, और कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, 850 by 200। दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट विच इज कमिंग 4.25 कॉस्ट पर यूनिट आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली फीफो लीफो के,
वो तो आई थिंक आप बहुत एक्सपर्ट हैं उसके अंदर, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपके साथ ये एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कितनी बार हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। जितनी रेशियो ज़्यादा होती है उतना अच्छा रहता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंट कन्वर्जन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेल होती होगी और ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा है इसका मतलब वो इन्वेंट्री उतनी ही फास्ट मूविंग है। एवरेज होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है एक बार इन्वेंट्री जब आ जाती है तो हम उसको ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक होल्ड करते हैं बिफोर इशू टू प्रोडक्शन। इसको कम होना चाहिए क्योंकि जितना कम होल्ड करोगे तभी तो प्रोडक्शन उतना फ्रीक्वेंटली होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आप परचेज में ओपनिंग प्लस कर दें, क्लोजिंग माइनस कर दें, सो इट विल बिकम 56,000। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एवरेज स्टॉक तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं, तो इसको अगर 8,000 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स। अब यहाँ पे हमें एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालना है। डेज में निकालेंगे तो आप एक काम ये कर सकते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7, तो एक तरह से इतने डेज होल्डिंग पीरियड हो गया। जिसका आंसर ज्यादा है उसको कमेंट में फास्ट मूविंग करके लिख सकते हैं। आइए एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें बच्चे ज्यादातर फेस करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है चीफ अकाउंटेंट सीधा रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, आर्ग्यूज दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हिच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू इज यूज्ड, डू यू एग्री? कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम आएगा आप चाहे कोई भी मेथड यूज करें। ये बात ट्रू नहीं है। उसका कारण है अगर आप फीफो फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपको बचेगा फीफो के अंदर वो लास्ट परचेज से बचेगा, लेकिन अगर आप लीफो फॉलो करते हैं तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो आपको ओपनिंग से बचेगा। तो इस केस में स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट आएगी, इस केस में स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। उसका रीजन है आप चाहे फीफो फॉलो करें चाहे लीफो, मई के बाद 31 मई को आपका सारा इन्वेंट्री खत्म हो गया है। इट मीन्स यू डोंट हैव एनी स्टॉक ऑन 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को रिसीविंग होगी, चाहे फीफो हो या लीफो, इशू तो उसी में से होगा। चाहे फीफो लीफो इशू तो उसमें से होगा क्योंकि हमारे पास सॉरी 31 अगस्त को स्टॉक खत्म हो गया है, सितंबर में रिसीव होगा। तो जो सितंबर में रिसीव होगा इशू उसी में से होगा क्योंकि अगस्त का तो कुछ बचा ही नहीं। तो फीफो है तब भी वहां से होगा, लीफो है तब भी वहां से होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का जो इन्वेंट्री का आंसर है वो डिफर नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। मैं आपको एक बार करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे पास जो परचेज है वो है 200, 300, 425, 475, 500 और 600। हमने इशू यहाँ तो कुछ नहीं किया, मई में 250 किया है, तो उसमें से 200 तो यहाँ से आ गया और 50 यहाँ से आ गया, याद रखिएगा 50। अब हमने 300 इशू करा है, 250 तो यहाँ से आ गया और 50 यहाँ से आ गया। नेक्स्ट हमने इशू करा है 550, 550 में 375 तो यहाँ से आ गया,
375 और 175 यहाँ से आ गया। अब हमने इशू करा है 800, इसमें 300 तो यहाँ से आ गया, 500 यहाँ से आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अब सारा खत्म हो गया है। अब जो भी आप इशू करोगे वो यहाँ से करोगे और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 200 सितंबर से बचेगा। डीफो में भी ऐसा ही होगा, जो आप इशू कर रहे हैं वो लेटेस्ट परचेज से कर रहे हैं, लेकिन अगस्त में आपने जो इशू किया, आपकी जितनी भी प्रीवियस परचेज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो सितंबर में आपको 600 से ही इशू करना पड़ेगा। इस वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों तरीके से हमारा स्टॉक आंसर सेम आ रहा है। एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बारी वैसे ही वर्बली हिंट देना चाहता हूँ। एक बारी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय हम इसको ही देख सकते हैं। As the company has a tendency of stock taking every end of the month to check and report the loss due to rusting of component. The new stock manager on 30th September found 900 of microcontroller were missing, which were apparently misappropriated by former stock manager. He further reported loss of 300 units due to rusting of the component. 900 का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है और 300 का रस्टिंग के कारण खराब हो गया। From the information you are required to prepare stock ledger control account weighted average method. मैं एक बारी वैम को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक कॉलम होता है बैलेंस, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब मान लीजिए क्वांटिटी है 10,000 और ये है 50 lakhs, तो ये 500 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 900 उसने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, तो इशू क्वांटिटी में आएगा 900, प्राइस आएगा ये वाला 500 और ये हो जाएगा 4,50,000। दूसरा, कुछ कंपोनेंट पे रस्ट लग गया है, डेट इज द एबनॉर्मल। 300 क्वांटिटी में आ गया, इसका कोई अमाउंट नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप दिखाते हैं, इसका कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो अब हमारी क्वांटिटी हो जाएगी, जस्ट ये फिगर मैंने सब अज्यूम करी है, 10,000 माइनस 1200। uh, 8800 8800 50 माइनस 4.5, तो यहाँ पर आ गया 45.5 डिवाइड बाई 8800, फाइव वन सेवन। तो यहाँ पे 517 आ गया। अब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो मैं एक बार इसका आंसर आपको दिखाना चाहूँगा। जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका वही रेट लगता है, इशू की तरह दिखाते हैं, और जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी सिर्फ क्वांटिटी आती है ना, उसका कोई प्राइस आएगा, और ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे आंसर। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होता है, लेकिन रस्टिंग जो है वो तो कोई भी बता सकता है, डेट इज अ नॉर्मल फीचर।
हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा एक का 2 पॉइंट का इशू है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार आप गो थ्रू कर लें। एटी लिमिट विशेष टू फंड द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 21। फर्स्ट सितंबर है, फोर्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है, 10, 12, 13, 15, 17, 19 ऐसे लास्ट तक दे रखा है। प्रिपेयर प्राइस टू लेजर कार्ड फीफो बेसिस। और देखिए ओपनिंग बैलेंस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू हो जाएगा यहाँ से, रिसीव होगा बीएन कंपनी से, रिसिप्ट में दिखा देंगे, फिर इशू हो जाएगा। अब है रिटर्न, रिटर्न को हम इशू मानेंगे, रिटर्न टू बीएन कंपनी। लेकिन इसका प्राइस फीफो से नहीं लेंगे, जितने में परचेज किया था वही लेंगे, 5.75, 57.5 अकॉर्डिंगली। फिर इशू है, रिसिप्ट इशू है, रिसीव रिप्लेसमेंट फ्रॉम बीएन कंपनी, और हमें रिप्लेसमेंट आ गई। ये जो रिप्लेसमेंट हमें आई, इसको हम रिसीव मान लेंगे उसी प्राइस पे 57.5। और जब ये रिसीव हुई है तो हम इसको जैसे फीफो में बैलेंस में हमारे पास ये कुछ चल रहा है, उसको यहाँ दिखाएंगे, उसको यहाँ दिखाएंगे। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एमएन कंपनी, ये डिपार्टमेंट से रिटर्न हुआ है, एमएन कंपनी MRR4, यानी कि दिस इज अ मटेरियल रिटर्न नोट। डिपार्टमेंट का मतलब हो गया जब हमने इशू करा था वहां से, और ये एमएन कंपनी का है 5। इसमें थोड़ा सा ना मेरे को ये पॉइंट गलत लगता है, एक्चुअली एमएन कंपनी का वापस आया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसका अभी तक तो इशू हुआ ही नहीं है, मतलब हमारे पास अभी 25 एज इट इज बैलेंस रखा हुआ है, तो इशू होगा तभी तो रिटर्न होगा। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या धांधलेबाजी है, तो अब हमने क्या किया, इसको फिर उसी प्राइस से रिटर्न दिखा दिया, रिसीव करके शो कर दिया। ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू 187, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके पीछे रीजन ये है, ये इंटरनल ट्रांसफर है, हम स्टोर का कार्ड बना रहे हैं, हमने इशू कर दिया, अब वो लोग आपस में किसको देते हैं किसको नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये इशू है। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, ये हमने ट्रांसफर किया है फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, इसका भी कोई यूज नहीं है बिकॉज दिस इज अ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, 2 यूनिट का शॉर्टेज है, जनरली शॉर्टेज को हम एबनॉर्मल ले लेते हैं तो इसको इशू की तरह शो कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है, एमएन कंपनी से जो मटेरियल हमें वापस आया है वो कैसे वापस आया, अभी तो हमारे पास पूरा का पूरा परचेज इंटैक्ट रखा हुआ है, वो वापस कैसे आ सकता है, तो हमने दिमाग को रख दिया साइड में, तो जो परचेज प्राइस 6.10 था उससे रिसीविंग करके शो कर दिया। सो दिस इज द वे वी कैन डू द क्वेश्चन। आई होप कि आप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे। एक बार और गो थ्रू कर लें, फिर मैं आपको यहाँ से अब आगे लेके चलूंगा। आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, अब ऑलमोस्ट हमारा सारा रिवीजन खत्म हो गया है इस टॉपिक का। अब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक, बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम आते हैं और उस नेक्स्ट वीक में मैं एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा। टिल देन यू हैव अ टाइम, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, भूलिएगा मत, बहुत कम समय बचा है हमारे उस लिमिटेड ऑफर के लिए। प्राइस हाइक अनाउंस होने वाला है शॉर्टली, सॉरी इम्प्लीमेंट होने वाला है, इनफैक्ट अनाउंस की बजाय ऑलरेडी अनाउंस्ड है। सो बाय द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।